हाँ जी बच्चों, हाय हेलो एंड वेलकम. Today is the second GST revision session and these sessions are for 22 exams, 2022 exams. Yes my dear friends, last session में हमने basics of GST को रिवाइज किया था. आज रिवाइज करने वाले हैं सप्लाई, द मदर ऑफ ऑल चैप्टर्स. सप्लाई, वाई? बिकॉज सप्लाई पर ही तो जीएसटी आधारित है. सो अगर सप्लाई नहीं हुआ तो जीएसटी भी लागू नहीं होता. दोस्तों, इस सप्लाई की क्या अहमियत है? अगर आपको याद होगा, मैंने क्लासेस में आपको पढ़ाया था. अगर आपको याद हो तो लेवी के या लेवी ऑफ जीएसटी, जिसको हम टैक्सेबल इवेंट कहते हैं, चार उसके पैर हैं, चार इवेंट्स हैं लेवी के. चारों अगर एक्टिव होंगे जब भी जीएसटी लागू होगा. बट वॉज द फर्स्ट वट वॉज द फर्स्ट? बहुत बढ़िया, टैक्सेबल गुड्स प्लस टैक्सेबल सर्विसेज. तो जो भी आप दे रहे हैं वो टैक्सेबल होना चाहिए. यस माय डियर फ्रेंड्स, टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सर्विसेज. दूसरा, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए. अगर आपके पास गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, लेकिन आप सप्लाई टैक्सेबल नहीं है तो जीएसटी लागू नहीं होगा. तीसरा, टैक्सेबल पर्सन. आप भी टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए. अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो जीएसटी कैसे लगाओगे? और चौथा, टैक्सेबल टेरिटरी. तो जब तक ये चार पैर इकट्ठे नहीं आएंगे, जब तक हमारी जीएसटी की टेबल सही तरीके से पोजीशन में नहीं आएगी. तो दोबारा रिपीट करें, टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सर्विसेज पहला. दूसरा, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए. तीसरा, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए. जब ये चारों लग जाएंगे तो जीएसटी लागू हो जाएगा. तो इसमें जो चारों इवेंट्स में भी अहम बात है वो है टैक्सेबल सप्लाई. और क्योंकि जीएसटी कोई उत्पादन पे नहीं है, जीएसटी कोई मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं है, जीएसटी है सप्लाई पे. और सप्लाई का जो मीनिंग है वो है सेक्शन 7 में. अगर आपकी एक्टिविटी, आपकी गतिविधि सेक्शन 7 में नहीं आई तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे. अगर आपकी एक्टिविटी सेक्शन 7 में नहीं आई उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे. और आप एंजॉय करिए, उस गतिविधि पे जीएसटी भी लागू नहीं होगा. क्योंकि अगर सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं. बोलो मेरे साथ, सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं. ये 108 बार करना है आपको, दिन में 4 बार. तो आपको सप्लाई अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में रट जाएगा. तो चार बातें थी: टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सर्विसेज, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल टेरिटरी. आइए जी शुरू करते हैं. सप्लाई का जो मीनिंग है सेक्शन 7. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये क्लासेस रिवीजन के लिए हैं, क्विक स्मार्ट रिवीजन के लिए हैं, स्मार्ट, साथ में स्मार्ट नोट्स भी हैं. तीसरी बात, ये 2022 के लिए है. तो चाहे आपका एग्जाम मई जून 2022 में हो या आपका एग्जाम्स नवंबर या दिसंबर 2022 में, उसके लिए. और इन रिवीजन क्लासेस में सोने पे जो सुहागा है, दैट इज आइसिंग ऑन द केक. आई एम डिस्कसिंग द अमेंडमेंट्स ऑल्सो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमने सेशन 1 किया था दैट वाज हिस्ट्री. उसमें कोई अमेंडमेंट कैसे आएगी? हिस्टोरिकल चीजों में अमेंडमेंट क्या लाओगे? तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करूंगा? अमेंडमेंट्स. तो सेक्शन 7 में अमेंडमेंट आई है, बिल्कुल आई है. सेक्शन 7 के अंदर एक नया क्लॉज डाला गया है, एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है. सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज डबल ए. क्लॉज डबल ए, ये क्लॉज डाला गया है बाय फाइनेंस एक्ट 2021 with retrospective effect from 1/7/2017. 1/7/2017. तो ये जो अमेंडमेंट है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आई है 1/7/17. ये क्या है? इसके बारे में हमें पता है, लेकिन इसके बारे में लैंग्वेज बड़ी अनक्लियर थी जीएसटी एक्ट में, तो उसको स्पष्ट करके लिख दिया गया है. अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा एक क्लब है, क्लब, हम मेंबर्स ने 15-20 लोगों ने मिलकर एक क्लब बनाया है, एक एसोसिएशन बनाई है, एक संस्था बनाई है जिसके हम मेंबर्स हैं. और मेंबर्स क्लब को कुछ सर्विसेज देते हैं, या क्लब या एसोसिएशन हमें कुछ सर्विसेज या गुड्स देता है, जैसा भी हो. क्या उस पे जीएसटी लागू होता है? सर, उस पे बिल्कुल जीएसटी लागू होता है, क्योंकि जीएसटी में बाय पर्सन लिखा है. जो देने वाला है सप्लाई, वो पर्सन होना चाहिए. देखो, जीएसटी में बाय पर्सन होता है. 2 पर्सन हो या 2 पर्सन ना हो, जीएसटी लागू होता है. कुछ कुछ याद आया? तो एसोसिएशन या कोई क्लब अपने मेंबर्स को गुड्स या सर्विसेज दे, या मेरे बच्चों,
मेंबर अपने एसोसिएशन को गुड्स या सर्विसेज दे तो यस इट कैन बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई। अब कंफ्यूजन क्या हो रही थी, पहले मैं आपको कंफ्यूजन बता दूं और अमेंडमेंट क्यों आई है वो भी बताता हूं। कंफ्यूजन हो रही थी शेड्यूल 2 के अंदर, शेड्यूल 2 के अंदर जहां पर एग्जांपल्स ऑफ गुड्स सप्लाई और एग्जांपल ऑफ सर्विसेज सप्लाई है। अगर आपको शेड्यूल 2 याद करवाता हूं, शेड्यूल 2 आप लोगों को याद होगा नहीं, उसमें है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज एसओजी और एसओएस, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज एसओजी और एसओएस। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज, उसमें एक लास्ट एक्टिविटी है जो एक्टिविटी नंबर हमारी है 7। इसमें क्या लिखा था पहले वो पढ़ लीजिए। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सप्लाई ऑफ गुड्स by unincorporated association or body or person to member thereof for cash, deferred payment or any other valuable consideration is treated as SOG। क्या कह रहे थे, गुड्स अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या कोई बॉडी और पर्सन, जैसे क्लब हो गया, मैंने बताया ना क्लब है, कोई एसोसिएशन है, कोई संस्था है, अगर वो गुड्स दे रही है, क्या दे रही है, गुड्स दे रही है अपने मेंबर्स को, तो इट वाज ट्रीटेड एज एसओजी। लेकिन सर्विसेज दे रही है तो यहां पर सर्विसेज के बारे में लिखा नहीं था, और मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त बताया था कि सर्विसेज हो या गुड्स हो, सर्विसेज को सर्विसेज एसओजी एसओएस मान लेंगे और गुड्स दे रहे हैं तो एसओजी मान लेंगे। तो यहाँ पर सर्विसेज वर्ड मिसिंग था एक तो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि अगर क्लब सर्विसेज दे रही है तो उसको एसओएस नहीं माना जाएगा, उसको एसओएस माना जाएगा। तो लिखा हुआ नहीं है, कोई चीजें नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मानेंगे नहीं। और दूसरा, बहुत सारी जजमेंट्स और ऑर्डर्स आ रहे थे कि क्लब और एसोसिएशन और उसके मेंबर्स वो कहीं ना कहीं उस पे जीएसटी लगेगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने अब क्लैरिटी किया इस एंट्री को डिलीट मार दिया है शेड्यूल 2 से। ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स की एसओजी माना जा रहा था बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्लब टू इट्स मेंबर्स वाज ट्रीटेड एज एसओजी, एसओएस के बारे में कुछ साइलेंट था, तो गवर्नमेंट ने एंट्री डिलीट कर दी। इसका मतलब क्या हुआ फिर, इसका मतलब यह हुआ एंट्री डिलीट करने के बाद एक नया क्लॉज बना दिया 7(1) के अंदर। अभी तक मैं आपको 3 क्लॉज पढ़ाता था, 7(1)A, 7(1)B और 7(1)C। मैं 3 क्लॉज पढ़ाता था, 7(1)A, 7(1)B, 7(1)C। तीनों में अगर कांटा लगता था तो जीएसटी लगता था, बोलो हाँ या ना। 7(1)A 7, अब एक नया क्लॉज डाल दिया 7(1)AA। तो ये चारों ही सप्लाई हैं, तो अब 3 का तिगड़ी 4 का चौका बन गया। क्या 7(1)AA, उसमें क्या लिख दिया, देखिए, एक्टिविटीज बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसका हिस्सेदार, और वाइस वर्सा या मेंबर टू द पर्सन फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर इनवैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई एसोसिएशन, कोई क्लब अपने मेंबर को, यस माय डियर फ्रेंड्स, मेंबर को गुड्स या सर्विसेज देता है और बदले में कंसिडरेशन लेता है, बदले में कंसिडरेशन लेता है, इसको भी सप्लाई माना जाएगा। और इसमें कोई बिजनेस की बात लिखी नहीं है, क्योंकि 7(1)A में तो बिजनेस होना चाहिए। यहां पर क्या लिखा है, कोई एसोसिएशन, कोई क्लब, कोई संस्था अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अपने मेंबर्स को कंसिडरेशन के लिए गुड्स या सब, दोनों बातें लिख दी यहां पर, गुड्स और सर्विसेज दोनों लिख दी हैं यहां से, गुड्स और सर्विसेज। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, अच्छा क्लब दे रहा है मेंबर को या मेंबर दे रहा है क्लब को या एसोसिएशन को, तो दोनों ही केस में, नहीं दोनों वाइस वर्सा वर्ड भी डाल दिया ना। तो पहले थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि भाई क्लब गुड्स दे रहा है उसको तो एसओजी मान रहे थे, क्लब सर्विस दे रहा है क्वेश्चन मार्क था, वहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। ऊपर से कंफ्यूजन ये थी अगर मेंबर दे रहा है तो अब गवर्नमेंट ने सप्लाई की डेफिनेशन में लिख दिया 7(1)AA में कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी पर्सन, वो पर्सन नॉन इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल क्लब कैसे हो सकता है, तो क्लब हमेशा एक नॉन इंडिविजुअल एंटिटी होता है। तो नॉन इंडिविजुअल दे रहा है, अपने मेंबर को दे रहा है या अपने हिस्सेदारों को दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दे रहा है, और वाइस वर्सा मेंबर दे रहा है, इनको भी गुड्स और सर्विसेज को कंसिडरेशन के दे रहा है, उसको भी सप्लाई माना जाएगा। और ये बात एक एक्सप्लेनेशन में भी लिख दी, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, जजमेंट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ट्रिब्यूनल अथॉरिटी। भाड़ में गया दूसरे लॉ, भाड़ में गए जजमेंट, और पर्सन और उसके मेंबर्स अलग अलग एंटिटी माने जाएंगे, ये लिख दिया। तो देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। पहली कंफ्यूजन क्या, एसओजी वर्ड लिखा हुआ था,
तो लोगों को ये लगता था अगर क्लब सर्विसेज दे रहा है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, एक कंफ्यूजन। दूसरा, मेंबर अगर क्लब को दे रहा है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही क्लैरिटी से 7(1) क्लॉज AA में 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज AA में लिख दिया कि अगर एसोसिएशन या क्लब कोई संस्था अपने मेंबर या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को गुड्स या सर्विसेज कंसिडरेशन के लिए देती है या वाइस वर्सा, इट इज डीम्ड एज अ सप्लाई। बात खत्म। और इसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, यहां पर कोई बात लिखी नहीं है। हाँ, कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है तो इसको सप्लाई माना नहीं जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है तो नहीं जाएगा। तो क्लब अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ गुड्स या सर्विसेज दे देती है मेंबर्स को, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? हाँ ना का जवाब दीजिए। चलिए आ जाइए दोबारा से, अब आ जाइए सेक्शन 7(1) क्या कहता है, व्हाट इज सप्लाई। अब पहले 3 क्लॉजेस थे, अब कितने हो गए? 4। 7(1)A, 7(1)AA, 7(1)B और 7(1)C। 7(1) के अंदर क्या लिखा है? हमने 5 आइटम 7(1) के अंदर है। एक, गुड्स या सर्विसेज होने चाहिए। गुड्स की डेफिनेशन हमें पता ही है, 252 और 2102। साथ में आपको आर्टिकल 366 भी पढ़ना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। 8 तरीके से, 8 तरीके से आप गुड्स या सर्विस दूसरे को देंगे। या तो सेल करेंगे, जिसको हम बिक्री कहते हैं, ट्रांसफर होता है, अदला बदली, बार्टर भी अदला बदली होता है, बस ट्रांसफर में यह फर्क होता है। ट्रांसफर में आप नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी डाल सकते हैं। ट्रांसफर इज अ वाइडर टर्म। ट्रांसफर में नॉन वॉलंटरी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे डिस्ट्रक्शन हो गया या कन्वर्जन हो गया। तो बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, किसी को परमिशन देना, रेंटल, रेंट पे देना, लीज, अगेन लॉन्ग टर्म होती है लीज, थोड़ी उसमें राइट ज्यादा जाती हैं, या डिस्पोज कर दिया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? 2 क्लॉज 31। पर्सन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? 284। पर्सन की डेफिनेशन 284। और बिजनेस की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? 2 क्लॉज 70। तो 7(1)A में आने के लिए 5 आइटम्स है। पहला, गुड और सर्विस होना चाहिए। 8 तरीके से दूसरे तक पहुंचना चाहिए। तीसरा, कंसिडरेशन होना चाहिए। चौथा, पर्सन होना चाहिए। पांचवा, बिजनेस। 7(1)AA मैंने आपको बता ही दिया। 7(1)B कहता है अगर आप इंपोर्ट करते हो, अगर आप क्या करते हो? इंपोर्ट, सर्विसेज इंपोर्ट करते हो, कंसिडरेशन के लिए करते हो, चाहे आप ये बिजनेस के लिए करो या नॉन बिजनेस के लिए करो, इसको भी एक तरीके से डीम्ड बेसिस पे सप्लाई माना गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि अभी तक इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं होता था। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे तो लग जाता था कस्टम ड्यूटी, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वाज टोटली आउट ऑफ कुछ उस पे कोई टैक्स नहीं लग सकता था। तो इसलिए जीएसटी लगा दिया जा रहा है उसके ऊपर। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, लेकिन यहां पर पर्सनल ऑफिशियल दोनों बातें लिखी हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं आर्किटेक्ट को बुलाऊं, फॉरेन आर्किटेक्ट को अपने घर के लिए, तो बेटा वो भी सप्लाई है। और कंसिडरेशन होना चाहिए, यस। और अगर मैं अपने फैक्ट्री के लिए आर्किटेक्ट को बुलाऊं यूएस का, वो भी सप्लाई है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं पर्सनली आर्किटेक्ट को बुला रहा हूं अपने घर के लिए, सप्लाई तो है लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई तो है, जीएसटी लगेगा। सर ऐसा क्यों? अभी तो कह रहे हो सप्लाई है, क्योंकि आईजीएसटी एक्ट में लिखा है पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आईजीएसटी नहीं लगता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, इज इट अ सप्लाई? यस। But is it chargeable to GST? No, because it is exempt under the IGST Act. और 7(1)C कहता है बेटा, विदाउट कंसिडरेशन भी 4 एक्टिविटीज शेड्यूल 1 की हो गई तो उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। और ये चारों एक्टिविटीज वो हैं जहां पर लीकेज होती थी, लीकेज होती थी इनडायरेक्ट टैक्सेस की अंडर द ओल्ड सिस्टम ऑफ वैट। ये शेड्यूल 1 के 4 एक्टिविटीज मैं आपको जल्दी से बता दूं क्या है। शेड्यूल 1 की 4 एक्टिविटीज आपकी स्क्रीन पे है। पहला है आईटीसी, आप डकार गए हो और उसके बाद वो एसेट परमानेंटली आपने अपने एम्प्लॉय के घर या आपने उसको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर दी। गवर्नमेंट कहती है बड़े अक्लमंद आदमी हो यार, साला लैपटॉप कंप्यूटर्स खरीदते हो, आईटीसी लेते हो, उसके बाद दूसरे को दे देते हो। जब दूसरे को देना ही था तो तुम्हें बिजनेस में क्यों लेके आए? तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि बिजनेस में इसलिए लेके आए आईटीसी लेना है तो इसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा? अरे सर, चैरिटेबल अनाथालय को दिया बिना कंसिडरेशन के। गवर्नमेंट कहती है भाई बिना कंसिडरेशन की भी सप्लाई मानी जाएगी। आप दूसरे केस के अंदर अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हो या डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रांजैक्शन करते हो, इन दोनों के बीच की ट्रांजैक्शन को भी सप्लाई माना जाएगा। रिलेटेड पर्सन बेटा डिफाइंड है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। उसमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, हिस्सेदार और वो सब चीजें हैं जो हम वैल्यूएशन वाले चैप्टर में स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं। रिलेटेड पर्सन
तो अभी इसमें मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, बस ये मान लीजिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या डिस्टिंक्ट पर्सन, सेक्शन 25 में डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम असेसी, उनके बीच में अगर आप काम करते हो और बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यस माय डियर फ्रेंड्स, उस पर भी सप्लाई मान लिया जाएगा। तो बिना कंसिडरेशन के एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर करती है गुड्स या सर्विसेज, और बिना कंसिडरेशन के अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हो सप्लाई मान लिया जाएगा। ये गिफ्ट की जो बात है ये डिस्कस करेंगे आज की क्लास में थोड़ा लेटर। उसके बाद प्रिंसिपल टू एजेंट, मैं प्रिंसिपल, तुम मेरे एजेंट, मैंने तुम्हें गुड सप्लाई किया, बदले में तुमने मुझे कंसिडरेशन नहीं दिया, मैं इसको सप्लाई मानूंगा और जीएसटी लगाऊंगा। और रिवर्स केस में तुम मेरे एजेंट हो, मुझे गुड्स दे रहे हो, खरीद के लाए हो मेरे लिए, और मैं तुम्हें कोई कंसिडरेशन ना दूं, फिर भी इसको सप्लाई माना जाएगा। लेकिन सर ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी, एजेंट तो सब प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, उसका तो कोई अपना वजूद नहीं है, वो तो बेचारा मेरे कहने पे काम कर रहा है, तो मेरी और उसकी ट्रांजैक्शन को क्यों जीएसटी में ला रहे हैं? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर नंबर 5731 2018। इसमें यह कहा गया अगर मैंने किसी एक्स ने वाई को एजेंट अपॉइंट किया है, एक्स ने बोलो वाई को एजेंट अपॉइंट किया है, और ये अगर इनवॉइस इशू करता है अपने नाम से, ओन नेम से, तो गवर्नमेंट कहती है एक्स और वाई की ट्रांजैक्शन को हम शेड्यूल 1 में कवर कर देंगे। यानी कि वाई अगर इनवॉइस अपने नाम से इशू कर रहा है, भाई वाई अपने नाम से इनवॉइस इशू क्यों कर रहा है? जब एजेंट माल बेचता है थर्ड पर्सन को, तो वो किसके नाम से इशू करता है इनवॉइस? एक्स के नाम से, एक्स है प्रिंसिपल यहां पर। तो यहां पर बड़ा चौड़ा हो रहा है, तू अपने नाम से इशू कर रहा है, यानी कि तू बायर है एक्स के गुड्स का, तू एजेंट नहीं है, तूने दिखाने के लिए एजेंसी का कपड़ा ओढ़ लिया है। तो यहां पर गवर्नमेंट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की तरह बात हो गई कि इफ वाई इज इशूइंग द इनवॉइस ऑन हिज ओन नेम, देन सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एक्स टू वाई विल बी ट्रीटेड एज चार्जेबल टू जीएसटी। एंड इन द वाइस वर्सा केस, अगर वाई यस कोई गुड्स खरीद के प्रिंसिपल को देता है और अपने नाम से इनवॉइस खरीद के लेके आता है, गुड्स भी अपने नाम से खरीद के लेके आता है, इस केस में भी y टू x हम इसको शेड्यूल 1 में कवर कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, दोबारा से रिकैप करते हैं। प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स दे बिना कंसिडरेशन के, उसको भी सप्लाई माना गया। शर्त क्या है? एजेंट थर्ड पर्सन को इनवॉइस इशू करेगा, किसके नाम से? अपने नाम से। और रिवर्स केस में अगर वो थर्ड पर्सन से गुड्स खरीद के लाया है, अपने नाम से खरीद लिए हैं और फिर प्रिंसिपल को देता है बिना कंसिडरेशन के, तो इस पर भी हम जीएसटी लगा देंगे फ्रॉम एजेंट टू प्रिंसिपल, क्योंकि अपने नाम से खरीद के लाया है। अगर जेन्युइनली वो बाइंग एजेंट होता, तो वो अपने नाम से खरीद के नहीं लेके आता, वो किसके नाम से खरीद के लेके आता? प्रिंसिपल के नाम से खरीद के लाता। वहां पर साइन करता ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, खुद साइन कर सकता है लेकिन लिखेगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। लेकिन चला अपने वाई के नाम से खरीद रहा है और फिर मुझे दे रहा है, तो जेन्युइनली तुम मुझे सेल कर रहे हो गुड्स, सप्लाई, इसलिए हम इसको मान लेंगे। चलिए, और चौथी चीज है मेरे प्यारे बच्चों, जो सप्लाई मानी गई है डीम्ड सप्लाई शेड्यूल 1 के अंदर, वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। यूएस, यूके, फ्रांस से इंडिया में सर्विसेज आ रही हैं, लेकिन वो रिलेटेड पार्टी से आ रही हैं, आपके रिश्तेदार से आ रही हैं, या जिसमें आपका फाइनेंशियल कंट्रोल है, जो और कहां डिफाइंड है रिलेटेड पार्टी? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। या अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, कोई बाहर हेड ऑफिस है, कोई ब्रांच ऑफिस है, लेकिन बिजनेस के लिए आ रही हैं और रिसीव्ड बाय पर्सन, चाहे वो पर्सन टैक्सेबल हो या टैक्सेबल पर्सन ना हो, क्योंकि टैक्सेबल वर्ड काट रखा है, तो यानी कि रिसीव बाय पर्सन, तो प्राप्तकर्ता जो है वो टैक्सेबल हो, रजिस्टर्ड हो, प्राप्तकर्ता रजिस्टर्ड ना हो। तो दोबारा से बोले, 4 सर्विसेज या 4 एक्टिविटीज जिनको सप्लाई माना गया है 7(1)(c) के अंतर्गत इवन विदाउट कंसिडरेशन। पहला है आईटीसी डकार गए और ट्रांसफर कर दिया परमानेंटली, डीम्ड सप्लाई। दूसरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई। तीसरा प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, और यहां पर जो एजेंट है अपने नाम से इनवॉइसिंग कर रहा है, चाहे खरीदते वक्त या बेचते वक्त। और चौथी बात, फॉरेन से सर्विसेज आ रही हैं विदाउट कंसिडरेशन, और फॉरेन पार्टी जो है, जो सप्लायर है, वो आपकी ही ब्रांच है, आपका ही हेड ऑफिस है, या आपका रिलेटेड पार्टी है। उस केस में आप उसको यूज करोगे अपने बिजनेस पर्पस के लिए, चाहे आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, इंपोर्टर, या रजिस्टर्ड पर्सन हो, लिखा है ना रिसीव बाय, टैक्सेबल वर्ड काट रखा है लॉ में, पर्सन होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 7(1)(a) में आ गए, या 7(1)(AA) में आ गए, या 7(1)(b) में आ गए, या 7(1)(c) में आ गए, तो क्या हो गया? इकरार हो गया, बोलो, सप्लाई हो। अब चेक कर लीजिएगा बेटा, ये SOG है या SOS है, इसके लिए 7(1)(a) में जाइए, शेड्यूल 2 चेक कर लीजिए। शेड्यूल 2 में क्या है? एग्जाम्पल्स हैं।
जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं आपको मोबाइल बेच देता हूं, सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने मुझे हेल्प करी है, आपने मुझे सर्विस दी है, आपने मुझे गुड्स दिए हैं, तो भाई शेड्यूल 2 के अंदर जाइए और शेड्यूल 2 में लिख दिया है ट्रांसफर ऑफ टाइटल। अगर ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो तो उसको एसओजी कहते हैं। तो 71A, 71AA, 71B, 71C में आने के बाद अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर नहीं है तो बात खत्म, लेकिन आप 718 चेक कर लीजिए, उसमें एग्जांपल्स लिखित में है बट इस एसओजी और एसओएस। और ये कौन सा शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2? शेड्यूल 1 क्या था फिर? शेड्यूल 2 ही तो है। शेड्यूल 1 में क्या था? डीम सप्लाई की केसेस 71C। चलिए आ जाइए, देख लीजिए। अब फटाफट आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। अगर गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई क्या बोलोगे? गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई क्या बोलोगे? एसओजी। देख देख के बोल रहे हो, खुद बोल रहे हो, समझ के? अच्छा। अच्छा, अगर राइट ट्रांसफर करिए गुड्स में? नहीं नहीं नहीं, राइट ट्रांसफर। अब ऑब्वियसली राइट गुड्स ट्रांसफर नहीं करे ना। राइट ट्रांसफर का मतलब राइट इन गुड्स, नॉट गुड्स। तो एसओएस। या अनडिवाइडेड शेयर ऑफ द गुड्स ट्रांसफर किया है, तो यानी कि अगर मेरा 70 था, तुम्हारा 30 था, मैंने 5% तुम्हें दे दिया, अब मेरा 65 होगा, तुम्हारा 35, तो मैंने तुम्हें सर्विस दी है। एसओएस आ तो गया, विदाउट ट्रांसफर ऑफ द टाइटल। अच्छा, अगर अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल आज नहीं होगा, फ्यूचर डेट पे होगा, होगा ना भाई, होगा ना, तो इसको भी क्या माना जाएगा? एसओ जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर लैंड और बिल्डिंग बेच दी है तो ट्रांसफर कर दी है ना, ना 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 ना, लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी है तो शेड्यूल 3 में लिखा है नो सप्लाई। नो सप्लाई। जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे, तो लैंड और बिल्डिंग सेल कर दी है, सेल कर दी है, सेल कर दी है, सेल कर दी है। नालायको सुन लो, वो शेड्यूल 3 में है नो सप्लाई वाले बात। तो यानी कि यहां पर क्या आएगा फिर? किराए पे दी है, लीज पे दी है, लाइसेंस करके दी है, उस केस में क्या मानी जाएगी? एसओ एस। तो जमीन और बिल्डिंग अगर आप टेम्पररी किसी को दे देते हो, लैंड एंड बिल्डिंग टेम्पररी दे देते हो, किसी पर्पस के लिए हो, एसओएस। अगर आप जॉब वर्कर हो, किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा बन जाऊं, तो आप तो वो एसओएस है जी। दूसरे की गुड्स पे, जैसे टेलर होता है, ड्राई क्लीनर होता है, मैकेनिक होता है, तो उस केस में वो एसओएस है। अगर बिजनेस के एसेट्स, यस माय डियर फ्रेंड, बिजनेस के एसेट्स, वो याद करो 71C, 71C शेड्यूल 1 आईटीसी डकार गए, उसके बाद वो गुड्स परमानेंटली ट्रांसफर कर दिए, तो भाई सचिन सर आप गुड्स तो खुद कह रहे हो ना, तो क्या कंफ्यूजन है? उसको क्या माना जाएगा? एसओ जी। और जब ये लाइन यहां पर काट दी गई है, वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन की, कंसिडरेशन की जरूरत है ही नहीं वहां पर, कंसिडरेशन की जरूरत है ही नहीं वहां पर। और हमने पहले ही पढ़ा था आईटीसी डकार चुके हो इसलिए एसओजी, लेकिन वो ही एसेट्स इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हो, इस्तेमाल, तो एसओएस हो जाएगा। कंपनी की गाड़ी है, आप दे रहे हो उसको। और अगर तुम्हारा चलता हुआ बिजनेस टैब बोल जाए, उसकी टैब बोल जाए, बट जी टैब बोल, नहीं नहीं सुनो, तो चलता हुआ नहीं, बिजनेस बंद हो गया। अब जो रखा हुआ माल है ना, जिसपे आईटीसी क्लेम कर रखा होगा, डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, क्योंकि हमें रिवर्सल करना पड़ेगा ना। लोग क्या करेंगे, बड़े चालाक हैं, करोड़ों का माल खरीदना था पर्सनल पर्पस के लिए, आईटीसी मिलता नहीं, बिजनेस के नाम से खरीद लेगा, 2 दिन में बिजनेस बंद कर देगा, बोलेगा मेरा बिजनेस तो अब बंद हो गया, अब मैं इसको बेच दूं। गवर्नमेंट ने कहा भाई बिजनेस की ऐसे, माइक बंद करिए प्लीज, माइक बंद करिए, ये बिजनेस की एसेट है, आईटीसी ले चुके हो, परमानेंटली बंद हो गया बिजनेस, तो रखा हुआ स्टॉक डीम टू बी सप्लाइड। हाँ अलग बात है, अगर आप गोइंग कंसर्न के रूप में बिजनेस किसी को दे दो, फिर तो चल रहा है, फिर बस टैं कहां बोल गई, या तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव चलाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस सीज हो जाता है, तो रखा हुआ माल, माल बोल रहे हो ना, माल, तो वो एसओजी माना जाएगा, और आपको उसका आउटपुट टैक्स यानी कि रिवर्सल करना पड़ेगा आउटपुट टैक्स में ऐड करके। बोलो क्लियर? एसओएस में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर ऊपर आ तो गया था लैंड बिल्डिंग, अरे लैंड बिल्डिंग के अलावा कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहे हो, एसओएस।
और अगर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज करते हो उसको भी एसओएस माना गया है। तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एसओएस है, इमल प्रॉपर्टी को किराए पे देना भी एसओएस है। ये एक्सेप्शन की बात करूंगा थोड़ी देर के बाद। और कंस्ट्रक्शन में एडिशन, ऑल्टरेशन, रिप्लेसमेंट, रीमॉडलिंग ऑफ स्ट्रक्चर सब कुछ आ जाता है। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टेम्पररीली दे रहे हो, नो हाउ, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट टेम्पररीली, तो एसओ एसओएस। और परमानेंटली दे रहे हो तो एसओजी। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, मैं कंपनी हूं, मैं बना के दे रहा हूं, तो मैं आपको एसओएस दे रहा हूं। और अगर बना बनाया सॉफ्टवेयर मैंने दुकानों को दे दिया, एसओजी। और अगर तुमने कहा सचिन सर आप नाच के दिखाओ, मैंने कहा मुझे तो आता नहीं, मैंने कहा सर हम आपको 50,000 रुपए देंगे, तो मैंने आपको क्या दिया, टू डू एन एक्ट, आई एम डूइंग समथिंग ऑन योर बिहाफ, तो मेरे लिए वो सर्विस हो गई जी, मेरे लिए क्या हो गई वो सर्विस। अच्छा सचिन सर नाच के मत दिखाना प्लीज, कम से कम हम नाच ना मत, हम आपको 1 लाख देंगे, तो आई एम रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो अगेन आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विस। तो इफ यू डू समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर, and obviously it is SOS, and if you don't do or you tolerate, सचिन सर हमने आपकी पेमेंट लेट करी है, 50,000 रुपए आपको देंगे, तो आई टॉलरेटेड योर नॉनसेंस, आई टॉलरेटेड योर नॉन पेमेंट, अगेन आई प्रोवाइडेड यू अ SOS। एंड अगर राइट टू यूज दे रहे हो गुड्स का, तो ऑब्वियसली दैट इज अगेन एसओएस। तो रिपीट करो फटाफट, एसओएस में क्या किया, रेंटिंग ऑन प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्सेस, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, डिजाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, agreeing to do, not agreeing to do, refraining to do, restraining, tolerating an act is again a service, or transfer to of right to use goods, obviously that we have already done। एक पॉइंट में आई गया तो डुप्लीकेट डाल रखा है, बार बार चीजें लिखती है गवर्नमेंट, एनी हाउ दैट इज अगेन एसओएस। दो टाइप की कंपोजिट सप्लाई को, दो टाइप की कंपोजिट सप्लाई को एसओएस माना गया है। वो है जी वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदार को बुलाया, यस मेरे प्यारे बच्चों, ठेकेदार को बुलाया, और ठेकेदार साहब क्या करेंगे, लेबर भी लगाएंगे और साथ में आपको सीमेंट मटेरियल भी देंगे और कंपोजिट प्राइस चार्ज करेंगे, यस, तो हम उसको क्या मानेंगे, जल्दी बोलिए, एसओएस। और दूसरा है रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, पीने जाते हैं, इन सबको भी क्या माना गया है, एसओएस। तो दो टाइप की कंपोजिट सप्लाई एसओएस मानी जाएगी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट के अंदर खाना। और 7th पॉइंट का क्या हुआ मेरे लड्डू गोपाल, ये तो डिलीट ही हो गया। ये तो डिलीट ही हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था क्योंकि यहां पर सप्लाई बाय एसोसिएशन टू मेंबर था। अब मेंबर टू एसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं लिखा था और गुड्स के बारे में लिखा था, तो अब गवर्नमेंट ने कहा भाड़ में गया एग्जांपल, हम एक नया क्लॉज बना देते 71AA। आइए नेक्स्ट, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक सेक्शन है 71A हो गया, दूसरा सेक्शन है 72। 72 कहता है व्हाट इज नॉट सप्लाई, ये सप्लाई नहीं है, वो बोल दिया शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज। शेड्यूल 3 में अगर आ गए सप्लाई नहीं है, जरा देख लें शेड्यूल 3 में 9 एक्टिविटीज हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनको सप्लाई माना नहीं गया है। अगर आप सीए इंटर करते हैं तो सीए इंटर वालों के लिए ये 7, 8 और 9 एप्लीकेबल नहीं है, ये सीए फाइनल में है। और सीए एग्जीक्यूटिव वाले और सीए में इंटर वाले सबके लिए सिलेबस में है, ओनली फॉर सीए इंटर, दिस इज नॉट फॉर सिलेबस 7, 8 एंड 9। आइए जी, सबसे पहला है नौकरी पेशा एम्प्लॉई। तो अगर आपकी नौकरी की सर्विस है तो जो नौकर है, जो एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। तो ये हो गया जी नौकर। अच्छा दूसरा है हमारे हमारे कोर्ट्स, जिनको न्याय न्याय की बात करेंगे, तो कोर्ट्स में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, इनकी सर्विसेज पे कोई जीएसटी नहीं है, इनकी सर्विसेज पे कोई जीएसटी नहीं है। हाँ अगर 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 ये मान लीजिए कोई कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो चीज अलग होती है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है आर्बिट्रेटर, ये ट्रिब्यूनल प्रॉपर ट्रिब्यूनल्स हैं। प्रॉपर ट्रिब्यूनल मतलब जैसे इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल या आपका एनसीएलटी, ये प्रॉपर ट्रिब्यूनल्स हैं। एक होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विच इज नॉट अ ट्रिब्यूनल इन द रियल सेंस। तो यहां पर प्रॉपर ट्रिब्यूनल्स, प्रॉपर कोर्ट्स, यस माय डियर फ्रेंड्स, उन वो फीस लेते हैं आपसे केस के लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये हमारे देश के मालिक हैं, ए मालिक तेरे बंदे हम, मालिक कौन जी, एमपी साहब, एमएलए साहब और लोकल बॉडीज के मेंबर्स, इनकी सर्विसेज पे कोई जीएसटी नहीं है। वैसे सर्विसेज देते हैं पता नहीं।
उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स, हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब, हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स हैं। हमारे गवर्नमेंट बॉडीज के चेयरमैन, उनके मेंबर्स जो एम्प्लॉय नहीं है, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेबी है ना। इसके बाद आपके बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज हैं। उसके बाद मरने के बाद चैन मिलता है जीएसटी में। दोस्तों क्या सुकून मिलता है मरने के बाद, क्या जीएसटी नहीं लगेगा। तो फ्यूनरल सर्विसेज, बरियल सर्विसेज, क्रेमेटोरियल सर्विसेज, मोर्चरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज। तो डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना, उनको बरी करना, उसको दफनाना है, उसको जलाना है, किसी भी टाइप की जो चार्जेस होते हैं उन पे जीएसटी नहीं है। हाँ जी, जमीन और जायदाद की बिक्री पर भी जीएसटी नहीं है। एक्सेप्शन है पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2। मैंने कहा था ये बाद में करवाऊंगा, आइए जरा। तो ये पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 के अंदर लिखा है, सुनो, एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बाय DLF, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है 31/12/2021 को। कब मिल गया कंप्लीशन सर्टिफिकेट? 31/12/2021 को। यहां पर अगर पार्ट कंसिडरेशन पहले आ गया है उनके पास, तो आपने बुकिंग करवाई है फ्लैट की, अगर पार्ट कंसिडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले आ चुका है, तो ये सेल ऑफ फ्लैट नहीं माना जाएगा, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज माना जाएगा, और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज मानने के कारण इस पे जीएसटी लागू हो जाएगा अगर पार्ट कंसिडरेशन पहले आ गया है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, सारा का सारा कंसिडरेशन इसके बाद है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद है, यानी कि फिर उसने आपको बना बनाया फ्लैट बेचा है, सेल ऑफ बिल्डिंग करी है, फिर जीएसटी लागू नहीं होगा। बस में एक डेट और है जो आप याद कर सकते हो, एक डेट और डाल रखी है, फर्स्ट ऑक्यूपेशन। वैसे फर्स्ट ऑक्यूपेशन प्रैक्टिकली इतनी एप्लीकेबल नहीं होती। फर्स्ट ऑक्यूपेशन का मतलब अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला लेकिन ऑक्यूपेशन हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गई 1 नवंबर 2021। तो लॉ कहता है, माइक बंद करिए प्लीज अपना, माइक बंद करिए। फर्स्ट ऑक्यूपेशन और सीसी विच एवर इज अर्लियर। तो इसमें अर्लियर डेट कौन सी हो गई? अर्लियर डेट कौन सी हो गई? फर्स्ट ऑक्यूपेशन का मतलब अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला, चाबी पकड़ा दी गई है। हाँ, तो अब इसमें फिर जब जब क्या होता है ना, कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मिलना या कंप्लीट सर्टिफिकेट मिलने में टाइम लगेगा, चाबी पकड़ा दी, पोजेशन मिल गया। तो अब गवर्नमेंट ने कहा विच एवर इज अर्लियर, तो 1/11 से पहले देखेंगे, पार्ट कंसिडरेशन था नहीं था। तो लीगली वैसे फर्स्ट ऑक्यूपेशन कैसे दे दोगे यार, वो तो इलीगल ऑक्यूपेशन हो जाएगी, बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाबी देना इज नॉट अलाउड। इसलिए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिर भी क्या 100% कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर issuance of completion certificate और first occupation whichever is earlier। अगर सारा कंसिडरेशन इन दोनों तारीख का अर्लियर डेट बता दो, पहले तो अर्लियर डेट बता दो, 1/11/21। अब टेस्ट ये हो गया, 1/11/21 से पहले अगर पार्ट कंसिडरेशन आ चुका है तो जीएसटी लगेगा, और अगर 100% कंसिडरेशन इसके बाद है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये फर्स्ट ऑक्यूपेशन क्या होता है, अभी सीसी मिला नहीं है, तुमने चाबी मकान की उसने दे दी है तो ऑक्यूपेशन हो गया, तो फिर हम वो डेट देख लेंगे। तो सीसी की डेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन की डेट, विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले पार्ट कंसिडरेशन आ गया तो बेटा जीएसटी लगेगा, उसके बाद ही सारा कंसिडरेशन आएगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। आइए नेक्स्ट है एक्शनेबल क्लेम्स। बेटा एक्शनेबल क्लेम्स आपके गुड्स की डेफिनेशन में है, एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में है, लेकिन सारे एक्शनेबल क्लेम्स को बाहर निकाल दिया एक्सेप्ट 3 एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी, गैम्बलिंग और बैटिंग। 3 ही एक्शनेबल क्लेम्स हैं जिसपे जीएसटी लगता है, लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, और ये तीनों कहीं ना कहीं इंपोर्ट से रिलेटेड है, 7 और 8 और 9। 7th पॉइंट में क्या है, 7th पॉइंट में क्या है, आपने यूके से गुड्स खरीदे, वो गुड्स यूएसए बेच दिए गए हैं। अच्छा, यूएसए वाले का सेलर का फोन आया आपके पास कि भाई माल है आपके पास, आपने कहा जी है, तो यूके से माल यूएसए बेच दिया गया है, इंडिया में एंटर नहीं हुआ, तो आप इंडिया के हो, आप इंडिया के हो, तो फ्रॉम मूविंग गुड्स from one place in the NTS non-taxable territory to another place in the non-taxable territory is not treated as a supply because the goods इंडिया में आए ही नहीं। तो एक पोजीशन सप्लायर की बाहर, दूसरा रिसिपेंट बाहर, आप इंडिया में बैठे हो, यू आर बाइंग फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग टू अनदर, या आपके पास ऑर्डर है, आपका कोई वेयर हाउस है और आप बाहर की बारी ट्रांजैक्शन करते हो, हम जीएसटी नहीं लगाते।
दूसरा, गुड्स अगर वेयर हाउस पड़े हुए हैं और अभी तक होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करवाए, आपको मैंने पहले ही बताया था कस्टम एरिया के पास वेयर हाउस बने हुए होते हैं, वहां पर स्टोर कर रखे हैं गुड्स आपने, क्यों? क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में गुड्स पड़े हुए थे, अभी आपको ड्यूटी देके क्लियर नहीं करवाने। वही दोबारा किसी का फोन आ गया, अपने को गुड्स मेरे वेयर हाउस में पड़े हैं, तुझे मैं ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कर देता हूं, तेरे नाम कर देता हूं, तू क्लियर करवा लियो, उस पर भी आपको जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लियर ही नहीं हुए होम कंजम्पशन के लिए, तो अभी इंपोर्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक इंपोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो हम उस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं लगाना चाहते। जो बंदा क्लियर करवाएगा गुड्स वो अपने आप इंपोर्ट ड्यूटी दे देगा, अदरवाइज कॉस्ट ऑफ वर्किंग ज्यादा हो जाएगी। और तीसरी बात है बेटा पॉइंट नंबर 9 में, हाई सी सेल्स, यानी कि अगर इंडिया में अभी गुड्स आए नहीं है और शिप पे ही गुड्स पड़े हुए हैं, किसी का फोन आ गया कि भाई गुड्स दे दीजिए, आपने कहा गुड्स अभी इंपोर्ट होंगे, ड्यूटी दूंगा फिर मैं दूंगा, उसने कहा मुझे इतनी जल्दी है, आप मुझे शिप के गुड्स ही भेज दीजिए, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स कर दीजिए, उस केस में इसको बोलते हैं हाई सी सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? हाई सी सेल्स। इस पर भी जीएसटी नहीं है। तो 9 आइटम्स एक बार जल्दी से रिकैप करिए। सबसे पहला है नौकर की सर्विसेज, दूसरा है न्याय की सर्विसेज, तीसरा है मालिक की सर्विसेज, चौथा है मरने के बाद की सर्विसेज, जमीन जायदाद, पांचवा है जुआ, आपका सातवां है एनटीएस टू अनदर एनटीएस, आठवां है वेयरहाउस गुड्स बेचे गए हैं, और नौवां है आपका विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, अभी आपने बेच दिए हैं ऑनलाइन विदाउट बीइंग क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, उस केस में भी जीएसटी लागू नहीं होगा। आइए जरा 7.2 पे आ जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। 7.2 में हमने ये काम कर लिया शेड्यूल 3। उसके बाद 7.2 में एक बात और लिखी है। यस, क्या लिखी है जरा देखिएगा। इसमें लिखा है कि अगर एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या लोकल अथॉरिटी की है, यस माय डियर फ्रेंड्स, एक्टिविटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की है, तो कुछ एक्टिविटीज गवर्नमेंट नोटिफाई करके उनकी एक्टिविटीज पे जीएसटी हटा सकती है या सप्लाई नहीं मान सकती। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन 2 इशू किए हैं। एक नोटिफिकेशन 14 आया है जिसने कहा है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की जो सर्विसेज हैं उस पर जीएसटी लागू नहीं होता। तो गवर्नमेंट अपने ऊपर से कुछ कुछ बॉडीज पर जीएसटी हटा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ एक्टिविटीज, स्टेट गवर्नमेंट अपनी कुछ एक्टिविटीज, लोकल अथॉरिटी की कुछ एक्टिविटीज, जहां पर वो पब्लिक के बेनिफिट के ये काम कर रही है। तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज जीएसटी चार्ज नहीं करती। और लिकर लाइसेंस, जो लिकर लाइसेंस मेरे प्यारे बच्चों जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है ठेके को, वाइन एंड बियर शॉप्स को, उस पर भी जीएसटी नहीं है, बिकॉज एल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं है। 7.3 क्या सेक्शन है दोस्तों, जो ये प्रैक्टिकली इतना यूटिलिटी नहीं है, बट व्हाट इज 7.3? व्हाट इज 7.3 बताइए दोस्तों, व्हाट इज 7.3? एनी आइडिया? व्हाट इज 7.3? अच्छा, 7.3 में क्या होता है, आगे जाके ऐसी डेवलपमेंट्स भी होंगी, हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्या चीज गुड है क्या सर्विस। तो गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रख ली है कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि क्या ट्रांजैक्शन एसओजी है और एसओएस नहीं मानी जाएगी, और क्या ट्रांजैक्शन एसओएस है और एसओजी मानी नहीं जाएगी। 7.1 में तो एग्जांपल्स दे रखे हैं, 7.1 में तो एग्जांपल्स दे रखे हैं, 7.1 में तो एग्जांपल दे रखे हैं। 7.3 में पावर रख ली है, आगे जाके गवर्नमेंट बता सकती है कि दिस इज एसओएस एंड नॉट एसओजी, दिस इज एसओजी एंड दिस इज नॉट एसओएस। बोलो क्लियर? लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच वॉज नॉट डिस्कस इन द क्लास सम टाइम। यस, वो एक सेकेंड, शायद ये सेक्शन 8 तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, गाड़ी के साथ इंश्योरेंस दिया जाए, गाड़ी के साथ कवर्स दिए जाए, सीट कवर, बॉडी कवर दिया जाए, और 15 लाख की चार्ज किया जाए, तो उसको कंपोजिट बोलोगे मिक्स बोलोगे? कंपोजिट। और कंपोजिट पे फिर जीएसटी कौन सा लगाओगे? प्रिंसिपल सप्लाई वाला। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा जवाब। और मिक्स सप्लाई क्या होती है? जब वो भानुमति का कुंभा जोड़ा एक, हाँ, जो डेलिबरेटली बंडल होते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स में इकट्ठे प्रोवाइड नहीं होते और वो अलग अलग यूटिलिटीज भी हैं, तो उस केस में हम हाईएस्ट रेट का जीएसटी लगा देते। तो गाड़ी के साथ अगर आपने मान लीजिए एक टेबल भेज दिया है, गाड़ी के साथ आपने मान लीजिए एक स्पा का पैकेज भेज दिया है, तो ये जनरली नहीं होता, इसको मिक्स सप्लाई कहेंगे और हाईएस्ट रेट का हम जीएसटी लगा सकते हैं।
वैसे इस पे काउंटर ओपिनियन ये भी आ सकती है कि मिक्स सप्लाई में सब इक्वल होते हैं, कोई मेन नहीं होता, कोई प्राइमरी नहीं होता, ये सारे फैक्ट्स देखने पड़ते हैं। तो गाड़ी के साथ अगर गाड़ी मतलब 50 लाख की है, साथ में अगर स्पा पैकेज दे दिया गया है 2000 रुपए का, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको मिक्स सप्लाई मान ले, क्योंकि उसमें मेन सप्लाई तो एक बहुत ही प्राइमरी सप्लाई है। तो ये सारी बातें ना फैक्ट्स देखकर देखनी पड़ती हैं। तो कभी कभार मिक्स सप्लाई कंपोजिट भी लगेगा और कभी कंपोजिट सप्लाई मिक्स भी लगेगा, तो थोड़ा सा देख के आंसर करना पड़ेगा। तो मिक्स सप्लाई का टेस्ट ये है कि सारे गुड्स इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे पे कोई मेन नहीं है, कोई वो नहीं। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट सब इक्वल है, लेकिन मेरे सामने मैं बड़ा हूं और आप छोटे हैं। बड़ा इन द सेंस एज में बड़ा, मैं बड़ा हूं, और नॉलेज में कह सकते हो मैं बड़ा हूं। बात समझ रहे हैं? तो वहां पर आप कह सकते हो कि मैं प्रिंसिपल हूं, तुम सबॉर्डिनेट हो। लेकिन अगर सारे बच्चे आपस में देखे जाएं तो वो सारे बच्चे तो सेम टू सेम ही लग रहे हैं। समझ में आता, तो उसको मिक्स सप्लाई कह सकते हैं। लेकिन कभी कभार यस, अगर 50 लाख की गाड़ी के साथ खाली 2000 का पैकेज दिया जा रहा है तो उसको मिक्स सप्लाई मानना थोड़ा सा अजीब होगा। उसको मिक्स सप्लाई मानना अजीब होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ये लगेगा 50 लाख की गाड़ी खाली 2000 के चक्कर में आप स्पा पैकेज का जीएसटी पूरे 50 लाख पे लगा दोगे, तो वो थोड़ा सा अटपटा लगता है, बात लॉजिकल के बियॉन्ड लगता है। तो एक टेस्ट ये भी है मिक्स सप्लाई का कि सारे गुड्स एक जैसे हैं, कोई प्राइमरी नहीं है, कोई सेकेंडरी नहीं है। बात समझ आ गई? चलिए लास्ट टॉपिक जो मैं बता रहा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं जो मैंने आपको यहां पर बतानी है। आइए जरा, इसमें 5 मिनट लगेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे सर्कुलर्स हैं और नोटिफिकेशंस है। हाँ जी, अगर चैरिटेबल संस्था डोनेशंस लेती हैं फिलेंट्रोफिक पर्पस के लिए, यस, दान पुण्य के पर्पस के लिए, बदले में कुछ देती नहीं है, तो उसको कंसिडरेशन माना नहीं जाता। चाहे वो किसी धर्मशाला के लिए उनको डोनेशन मिली हो, चाहे किसी प्याऊ के लिए मिली हो। कभी कभार ऐसा होता है दानकर्ता की तख्ती लगा देते हैं और लिख देते हैं कि भेंट बाय सचिन गुप्ता या गुप्ता जी, या कुछ भी ऐसा करके लिख देते हैं। तो क्या ये उन्होंने एडवर्टीजमेंट के सर्विसेज दी हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने? नो, क्योंकि ये नॉट एडवर्टाइजमेंट है। तो इस केस में जो ये डोनेशन मिली है दैट इज नॉट ट्रीटेड एज अ कंसिडरेशन। तो एग्जाम में आ सकता है कि गिफ्ट डोनेशन मिली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को फिलेंट्रोफिक पर्पस के लिए, क्विड प्रो क्यों नहीं है, इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एडवर्टीजमेंट अनटिल अनलेस अखबारों में लिखे कि भाई सचिन गुप्ता एंटरप्राइजेस ने 1 करोड़ का दान दिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट लीडिंग एंटरप्राइजेस हैं, देन इट इज समथिंग एल्स। अब दोस्तों, जो एक आर्टिस्ट लोग होते हैं अपनी ना पेंटिंग्स एग्जीबिशंस को भेजते हैं। अब जब एग्जीबिशन को भेजा जा रहा है उस वक्त सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों? अभी कंसिडरेशन का है, अभी बायर का है। लेकिन वहां पर चैतन्य पहुंचा हुआ था और वाओ मैन, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, किसकी है ये? तो बोला गया सचिन गुप्ता आर्टिस्ट की है। फोन लगाया, वहां पर डील सेट हुई, उसके बाद ही ये सप्लाई माना जाएगा। when supply only when buyer selects a particular artwork। तो जब भेजा जा रहा है उस वक्त कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है बेटा डेल क्रेडियर एजेंट। डेल क्रेडियर एजेंट और नॉर्मल एजेंट में क्या फर्क होता है, फटाफट बताइए। डेल क्रेडियर एजेंट मेनली क्या है, वो गारंटी करता है पेमेंट्स फ्रॉम द थर्ड पर्सन, इसलिए वो थोड़ा कमीशन ज्यादा लेता है। तो अगर डेल क्रेडियर एजेंट के थ्रू आपने माल बेचा है तो वो कहता है जी गुप्ता जी माल बेच दो। मैं कहा पेमेंट तेरा बाप देगा? क्या हाँ मेरा बाप ही देगा, टेंशन ना लो, मैं कमीशन थोड़ा ज्यादा लेता हूँ, गारंटी करके देता हूँ मैं पेमेंट। बोलो बात क्लियर? हाँ हाँ, वो किसी भी तरीके से हो कि पेमेंट मैं थर्ड पर्सन लेके दूंगा, या मैं दे दूंगा, मैं उससे अपने आप लेता रहूंगा, या मैं थर्ड पर्सन को लोन दे दूंगा फिर वो पेमेंट दे देगा मुझे, मैं ब्याज लेता रहूंगा, वो गारंटी करता है पेमेंट। मुद्दा यहां पर ये आ रहा है, अगर डीसीए अपने नाम से बिल इशू करता है फंडा वही लग जाएगा। फिर अगर डीसी अपने नाम से इशू करता है तो मैं उसके सप्लाई करूं या वो मुझे सप्लाई करे, तो वो शेड्यूल 1 में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ जी। अब सुनो मेरी बात, अगर वो अपने नाम से इशू कर रहा है बिल, तो मेरा और उसके बीच की ट्रांजैक्शन जीएसटी में आ गई। यस सर। अब क्या हुआ, पेमेंट नहीं दे पाया थर्ड पर्सन, तो उसने इंटरेस्ट चार्ज किया, उसने लोन दिया क्रेडिटर को, थर्ड पर्सन को, क्या आप पेमेंट करो गुप्ता जी को, या उसने लेट पेमेंट चार्जेस चार्ज किए। तो मुद्दा ये आता है, क्या ये इंटरेस्ट या लेट पेमेंट चार्जेस पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सप्लाई माना जाएगा उसके लिए?
समझो, मैंने एक डेल क्रेडिट एजेंट अपॉइंट किया है, वो अपने नाम से बिल इशू कर रहा है, 3rd पर्सन डिफॉल्ट करता है, और 3rd पर्सन डिफॉल्ट करता है तो वो उससे लेट पेमेंट चार्ज करता है। तो ऑब्वियसली जब एजेंट इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, और हमने पता लेट पेमेंट चार्जेस पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन होते हैं, पार्ट ऑफ द वैल्यू होते हैं, हाँ या ना, तो वो उसकी वैल्यू का पार्ट बन जाएंगे, पार्ट ऑफ द सप्लाई टू द रिसिपिएंट, बात खत्म। तो डेल क्रेडिट एजेंट मुझसे माल लेता है बिना कंसिडरेशन के, मैं जीएसटी लगा दूंगा। वो अपने क्लाइंट को अब एक्टिविटी कर रहा है, वो बेच रहा है गुड्स, 3rd पर्सन को गारंटी है पेमेंट की, जैसा भी है, उस केस में अगर वो लेट 3rd पर्सन को पेमेंट 3rd पर्सन पेमेंट नहीं कर पा रहा, क्रेडिट इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो वो उसकी सप्लाई का पार्ट बनेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही बेच रहा है। लेकिन अगर इनवॉइस नहीं इशू करता डीसी अपने नाम से, तो मेरे और डीसी के बीच में संबंध स्थापित नहीं होगा, शेड्यूल 1 नॉट एप्लीकेबल। और इस केस में अगर वो इंटरेस्ट चार्ज करे और लेट पेमेंट चार्ज 3rd पर्सन से, तो वो इंडिपेंडेंट सप्लाई बन जाएगी ना, वो तो सप्लाई कर ही नहीं रहा, तो फिर वो उसको एक सर्विस मानकर, पहले तो वो गुड्स दे रहा है, तो वो जो लेट पेमेंट था वो उसी की वैल्यू में जुड़ जाएगा। लेकिन यहां पर वो डेल क्रेडिट एजेंट अपने नाम से इनवॉइस इशू कर नहीं रहा, मेरे नाम से इनवॉइस इशू कर रहा है, तो मेरे और डेल क्रेडिट एजेंट के जो संबंध स्थापित हुए नहीं, लेट पेमेंट चार्ज कर रहा है वो, तो वो एक इंडिपेंडेंट सप्लाई डेल क्रेडिट एजेंट की बन जाएगी उसके साथ, बस बात खत्म, जनरल बात। सेल्स प्रमोशन स्कीम, बेटा फ्री सैंपल्स वेरी इंपॉर्टेंट, दवाई कंपनियां, प्रोडक्ट कंपनियां फ्री सैंपल विदाउट कंसिडरेशन देती हैं, नो सप्लाई। जितने भी फ्री सैंपल्स हैं विदाउट कंसिडरेशन दिए जाते हैं, कोई सप्लाई नहीं माना जाता, कोई जीएसटी नहीं। लेकिन अगर रिलेटेड पर्सन को दिए जा रहे हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन को दिए जा रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 लग गया, तो जीएसटी लग जाएगा। हाँ, और ये हाँ जी, वो अरे भाई ये तो फ्री सैंपल है ना, वहां पर कंसिडरेशन भी तो होगा ना कुछ। तो वहां पर अगर आप फ्री सैंपल, अगर ट्रायल रन कर रहे हो, हम उसको बिजनेस मानते हैं, हमने ये नहीं कहा था कि सप्लाई मानते हैं, बिजनेस मानते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन थी ना जो 217 में, हमने बिजनेस माना था, सप्लाई नहीं माना था। हाँ, अब ये इसको कह रहे हैं कि फ्री सैंपल है आपके, बिजनेस तो है लेकिन सप्लाई नहीं है, पैसा कहाँ है? 7(1) में स्पष्ट लिखा है कंसिडरेशन होना चाहिए, समझ गए? और लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी को फ्री में सप्लाई कर रहे हो, वो तो नो कंसिडरेशन वाले केसेस हैं ही शेड्यूल 1 के। लेकिन बोगो, बोगो क्या है ये? बाय 1 गेट 1, एक शैम्पू का दूसरा शैम्पू, तो क्या गवर्नमेंट कहती है ना ना वो फ्री नहीं है, वो एक प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे प्रोडक्ट में जोड़ रखा है, तो उसको कंपोजिट और मिक्स सप्लाई मानकर दोनों के प्राइस पे जीएसटी लगेगा। अगर वो कंपोजिट, जैसे एक 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 शैम्पू के साथ आपने दवाई बेच दी, वो मिक्स सप्लाई हो गई, शैम्पू का शैम्पू बेच दिया, कंपोजिट हो गया, तो उसको कंपोजिट और मिक्स सप्लाई मानेंगे और जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट है पगड़ी सिस्टम और टेनेंसी राइट्स। पगड़ी सिस्टम और टेनेंसी राइट्स क्या होते हैं? अरे बच्चों, अभी भी शायद बहुत जगह ऐसा है, ये नंबर 2 में प्रॉपर्टी बेचने का तरीका है कि आपने प्रॉपर्टी का 5 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए ले लिए नंबर 2 में। नंबर 2 मीन्स उसको बोलोगे मैंने पगड़ी सिस्टम पे बेचा है और 5 करोड़ रुपए उससे ले लिए, मैंने बेची नहीं है प्रॉपर्टी। मुद्दा यही आ रहा है कि अगर पगड़ी सिस्टम में जहां पर एक अमाउंट ले लिया जाता है और हर महीने किराया भी लिया जाता है उससे, उस केस में क्या इस पे जीएसटी लगेगा? तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी पगड़ी सिस्टम पे, पगड़ी सिस्टम का होता है एक तरीके से पैसा होता है, हम ले लेते हैं, इनडायरेक्टली हमने बेच ही दी है, हाँ, और बोलते हैं बाकी तो हर महीने रेंट थोड़ा सा देते रहे। अब मुद्दा ये आ रहा है कि पगड़ी सिस्टम पे ट्रांसफर करना, जीएसटी को बुलावा आएगा या नहीं आएगा? क्या उसको सेल ऑफ बिल्डिंग माना जाएगा पगड़ी सिस्टम पे? अब मुद्दा यहां पर यह है, नहीं, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ये शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं है, ये सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग नहीं मानी जाती, गवर्नमेंट ने मना कर दिया साहब। तो यानी कि गवर्नमेंट इसमें जीएसटी लगाएगी, यस, तो ये सप्लाई मानी जाएगी। तो पगड़ी सिस्टम पे अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, गवर्नमेंट का राइट्स ही जा रही है, चाहे 90% पैसा आ गया तुम्हें, लेकिन गवर्नमेंट का राइट्स ही है, या तो बेच ले, पूरा बेच लेना, फिर मना कर रहे हैं ये इन पीस।
फिर वो सेल मान लेंगे ना फुल कंसिडरेशन में। तो ये पार्ट कंसिडरेशन इज लाइक अ पगड़ी। तो पगड़ी में तुम खुद ही कह रहे हो मैंने बेची नहीं है 90% ले लिया, मेरी बीबी नहीं है, खुद ही कह रहे हो, तो बात ही खत्म हो गई ना। तो ट्रीटेड एज सप्लाई, सप्लाई माने जाएगा, और कंसिडरेशन उसका प्रीमियम होता है जो पगड़ी के बदले में आपको मिलता है, 90% जो अमाउंट मिलता है उसका प्रीमियम है, जीएसटी लगेगा। हाँ, अगर ये पगड़ी पे आपने घर दिया है रहने के लिए, उसको सप्लाई नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम सर्विस होती है, एग्जाम सर्विस होती है। जब हम किसी को घर देते हैं रहने के लिए तो उस पर जीएसटी होता ही नहीं। तो जब जिस पे जीएसटी नहीं होता, राइट ही दे रहे हो, तो पगड़ी पे अगर आपने घर दे दिया किसी को रहने के लिए, फिर बात अलग है। और अगर यस, पगड़ी कोई, पगड़ी अपनी ओनर को वापस दे दे, 90 लाख दिए थे उसने वापस 90 लाख दे दिए, तो उसको भी जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। तो मैंने जब पगड़ी पे दिया था तो जीएसटी चार्ज करेंगे, वो आगे किसी और को पगड़ी पे दे दे वो जीएसटी चार्ज करेगा, वो सरेंडर कर दे मुझे अपनी पगड़ी और 90 लाख मुझसे ले जाए तो वो जीएसटी चार्ज करेगा। तो बेसिकली पगड़ी सिस्टम पे जीएसटी है। कई कई स्टेट गवर्नमेंट्स पगड़ी सिस्टम पे भी आपका स्टैंप ड्यूटीज लगाती है। तो व्यू ये निकल के आ रहा था जब स्टैंप ड्यूटी लग रही है तो सेल बन गया, लेकिन जीएसटी में कह दिया गया पगड़ी सिस्टम इज नॉट ट्रीटेड एज अ सेल, बात खत्म। नॉट ट्रीटेड एज सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, नॉट कवर्ड इन शेड्यूल 3, चार्जेबल टू जीएसटी। हाँ, अगर वो रेजिडेंशियल मकान रहने के लिए है उसमें तो जीएसटी वैसे ही नहीं होता, तो पगड़ी पे दे दो या विदाउट पगड़ी दे दो, क्या फर्क पड़ता है। आइए जी, एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस मैंने पहले बता दिया, सप्लाई नहीं होती। ये एक सर्कुलर एक आया हुआ है, क्या आपकी 2 ब्रांचेस हैं, सुनना मेरी बात, आपकी 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच दिल्ली में है और दूसरी ब्रांच कहां पर है, यूपी में। एक ब्रांच दिल्ली में, यूपी में, और दिल्ली से आपका ही ट्रक निकलता है और वो क्या लेके जाता है, कुछ गुड्स को लेके जाता है, कुछ पैसेंजर्स को लेके जाता है, कुछ रिपेयर का मटेरियल लेके जाता है, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर करती है। गवर्नमेंट कहती है उसको सप्लाई ऑफ कन्वेंस नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ कन्वेंस नहीं मानेंगे, लिखते भी क्यों है ये बात, क्या हमने ट्रक को ही दिया है भाई, हमने गुड्स भिजवाए हैं, तो वो सप्लाई गुड्स का माना जाएगा, रिपेयर मटेरियल का माना जाएगा, उसको कन्वेंस का सप्लाई नहीं माना जाएगा। ऑब्वियसली भाई ट्रक कोई मैंने दिया है उनको, वो तो वापस आ जाएगा। हाँ, अगर मैंने इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंसेस ही कराए और आगे सप्लाई ऑफ कन्वेंस होगा, मेरा यही काम है, डीलर हूं मैं, यूपी में गाड़ियां खत्म हो गई, बेचनी थी, तो दिल्ली से गाड़ियां भिजवाई यूपी, यूपी से अब बिकेंगी, तो दिल्ली से जो गाड़ियां बिकी हैं, ट्रक बिके हैं, कन्वेंसेस वर्ड लिखा है ना, वो तो आगे फर्दर सप्लाई होंगे ही। तो इसमें मैं इन कन्वेंसेस पे जीएसटी लगा के भेजूंगा नहीं भेजूंगा, जल्दी बोलो। तो लॉजिकल बात है। तो अगर अगर ट्रक को ही सप्लाई करा जा रहा है आगे से, बस को ही आगे से सप्लाई किया जा रहा है, फिर तो वो है। लेकिन अगर बस में लोगों को बिठा के एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जा रहे हैं, साला मैंने बस का सप्लाई कोई किया है, मैं तो लोगों का सप्लाई किया है। हाँ, और इंटरसेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, क्रेन्स, टूल्स, ये भी ऐसा हो रहा है। क्रेन्स होती हैं पहिए वाली, वो गई हैं, कुछ खराबी हो गई होगी वहां पर, तो मैंने क्रेन का सप्लाई कोई किया है। हाँ, अगर मैं क्रेन का सप्लाई ही करता हूं, वहां पर क्रेन खत्म हो गई दूसरी ब्रांच में, फिर बात अलग है। आइए नेक्स्ट है बेटा, ये जो प्रिंटर्स होते हैं ना, प्रिंटर जो प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, किताबें प्रिंट कर रहे हैं, पैम्फलेट प्रिंट कर रहे हैं, ब्राउचर्स प्रिंट कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट्स प्रिंट कर रहे हैं। अब ये कहा गया प्रिंटर सर्विस दे रहा है, क्यों? यहां पर कंटेंट जो होता है मैं देता हूं, किताब तो मेरी है, कंटेंट मेरा है, वो फिजिकल पेपर प्रिंटर लगा देता है उसके अंदर। तो फिजिकल पेपर प्रिंटर लगा भी रहा है, वो एसओएस ही माना जाएगा। अच्छा, प्रिंटर पेपर भी मेरा, कंटेंट भी मेरा, फिर तो एसओएस हो ही गया। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर आप कोई एनुअल रिपोर्ट बुक छपवाते हो और उस केस में मटेरियल मेरा होता है और छापता वो है, तो छपाई है एसओएस। लेकिन बेटा मैं एनवलप छपवा रहा हूं अपने ऑफिस में, अपना एनवलप्स, लेटर पैड छपवा रहा हूं, टिश्यू पेपर छपवा रहा हूं, ये एसओजी माना जाएगा। तो जो छाप के दे रहा है वो एसओजी माना जाएगा। इसमें होता क्या है, लोगो सेक्टर तो मैं देता हूं, लोगोस अपना XYZ लोगो, और फिजिकल पेपर प्रिंटर का होता है। क्योंकि यहां पर आप नोटिस करोगे, यहां पर गुड्स की विशेषता है, यहां पर उसका ज्ञान नहीं देखा जा रहा। बुक्स में, पैम्फलेट्स में, ब्राउचर्स में, एनुअल रिपोर्ट्स में ज्ञान इंपॉर्टेंट है, पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलो हाँ या ना। इसलिए उसको एसओएस माना गया है। लेकिन जब मैं एनवलप छपवा रहा हूं, लेटर पैड छपवा रहा हूं, तो यहां पर ज्ञान नहीं है, पेपर मिल रहा है मुझे, तो वो एसओजी माना जाएगा। बोलो बात क्लियर? अच्छा, ये जो टायर्स होते हैं ना, गंजे हो जाते हैं टायर्स होते हैं गंजे हो जाते हैं, गंजे का मतलब टायर्स की जो रबड़ है वो घिस जाती है।
तो मैं रीट्रेडिंग करवाता हूँ। रीट्रेडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, उसमें रबड़ चढ़वाता हूँ दोबारा से। तो प्रिडोमिनेंटली वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है, नॉट रबड़ माना है, तो उसको एसओएस माना जाएगा। तो अगर आप टायर्स की रीट्रेडिंग करवाते हैं, उस पर रबड़ की लेयर चढ़वाते हैं, रबड़ एंसिलरी है, मेन तो उसमें सर्विस है, तो उस एक्टिविटी को एसओएस माना गया है। तो जो रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स का काम करता है वो एसओएस करेगा, यानी कि सर्विस मान के उसको देगा। अच्छा, गाड़ी की सर्विस करवाते हो, लेबर और मटेरियल इकट्ठे है, तो अरे लेबर और मटेरियल अलग अलग है, तो एसओजी मटेरियल के लिए, एसओएस सर्विस के लिए। लेकिन अगर सिंगल प्राइस है तो प्राइमरी सप्लाई मानकर एसओएस मानकर लगाया जाएगा। लॉजिकल बात है। तो गाड़ी की रिपेयर करवाते हैं, उसमें इंजन ऑयल भी डलता है, एयर फिल्टर भी डलता है, फ्यूल फिल्टर भी डलता है, सफाई भी होती है, पॉलिशिंग भी होता है, अलग अलग लिखा हो, लेबर चार्ज अलग लिखा है, मटेरियल चार्ज अलग। तो एसओजी पे आप लगा दो मटेरियल के लिए और लेबर चार्ज पे लगा दो एसओएस। लेकिन अगर सिंगल प्राइस है और 10,000 रुपए चार्ज किए तो उसको एसओएस माना जाएगा, क्योंकि प्राइमरी उसमें क्या है, सर्विस। बोलो बात क्लियर। अच्छा, लास्ट पॉइंट है आपका एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वाइस वर्सा। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है अपनी नौकरी के संदर्भ में, तो उसका सप्लाई नहीं माना जाता। एग्जांपल, सैलरी, वेजेस, अमाउंट पेड ऑन प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी पैसा एम्प्लॉयर देगा एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट है, अरे बुरा है, मेरी कंपनी के शेयर मत करियो, सीक्रेट्स, दूसरी कंपनी ज्वाइन मत करियो और उसके लिए आपको 1 लाख रुपए मिले, तो आप जीएसटी चार्ज करना, इसका एम्प्लॉयमेंट से लेना देना नहीं है, तो जीएसटी चार्ज करना। और यहां पर क्या लिखा है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, सॉरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गुड्स या सर्विसेज दे रहा है, गिफ्ट अप टू 50,000 नो सप्लाई। क्योंकि ये हमने शेड्यूल 1 में पढ़ा था, ये हमने शेड्यूल 1 में पढ़ा था 7(1)(c) में, डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई इसको हमने पढ़ा था, डीम्ड सप्लाई। तो 50,000 थे कि जो गिफ्ट है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम सप्लाई, लेकिन 50 से ज्यादा हो गई तो एंटायर अमाउंट को सप्लाई मानेंगे, एंटायर अमाउंट को सप्लाई मानेंगे। और अगर ऐसे ही फ्री मेंबरशिप दे रहा है एम्प्लॉयर, क्लब की, हेल्थ फैसिलिटीज, फिटनेस सेंटर, फ्री हाउसिंग, इस पर भी एम्प्लॉयर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नौकरी। लेकिन अगर एम्प्लॉयर आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट कोई सर्विसेज दे दे, जो कोई नौकरी से लेना देना नहीं है, आपकी इंटीरियर डेकोरेशन करवा दिया घर का, तो ऑब्वियसली दैट इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर ट्रीटेड रिलेटेड पर्सन्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर ट्रीटेड रिलेटेड पर्सन्स। तो आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट काम करेगा तो सप्लाई मान लिया जाएगा। That's all for today. So guys, we have revised the entire concept of supply, which took us 3 classes to understand, approximately 4 to 5 hours minimum. In 1 hour we have realized। वैसे आधा घंटा सोच रहा था मैं, आधे घंटे में हुआ नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो सकता फिर भी मैंने बहुत खींचने की कोशिश करी है। चलिए जी, so that's all about today। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम करने वाले हैं कोई एक नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 3। जब तक के लिए लगे रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।